की। जी अरुण, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर पिछले साल को देखा जाए तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर का आया है मार्केट में, म्यूचुअल फंड से नहीं आया है। और रिटेल इन्वेस्टर कुछ इस तरह डरा हुआ है म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न से कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश ही नहीं करना चाहता है। क्या अगला साल बेहतर हो सकता है? आई थिंक उसके लिए सरकार को भी कुछ जरूरी स्टेप्स उठाना पहले पड़ेगा। कुछ स्कीम्स ऑलरेडी लॉन्च करी हैं, जैसे कि राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स। ये अच्छे स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन है। हालांकि सिर्फ ये करने से म्यूचुअल फंड्स वापस में लोग इन्वेस्ट नहीं करना शुरू करेंगे, लेकिन क्या लोग आज देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को वापस रिटर्न के लिए? जरूर देख रहे हैं। इलेक्शन से एक फेवरेबल आउटकम एक्सपेक्टेड है, जिस चलते इक्विटी मार्केट्स में ऑलरेडी एक अच्छा। मेरी पहले आपसे बात हो रही थी कि निवेश एक ऐसा पौधा है जिसे लगातार पानी देते रहने की जरूरत है। तो ऐसे माहौल में आप क्या बोलेंगे उन निवेशकों को जो कि एक हिम्मत हार जाते हैं, निवेश के प्रति रुक जाते हैं? तो म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करते रहें, इसके क्या फायदे हैं गर्विता? देखिए अरुण, सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जो लॉन्ग टर्म में आपको किसी भी और एसेट क्लास से बेहतर रिटर्न देती है। अगर आपका ऐसा माइंडसेट होगा तो फिर आपको जल्दी नहीं रहेगी बेचने की। हाँ, बैठते हैं और पिछले 5 साल ऐसे रहे हैं कि आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं लोगों को कि उनका धीरज क्यों खो दिया, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कीम्स आई जिसमें उनको बिल्कुल रिटर्न्स नहीं मिले। इनफैक्ट इन्फ्लेशन इतना हाई रहा है कि उसके चलते तो लोगों की इक्विटी एक्चुअली कम हुई है। जो नेगेटिव रिटर्न्स हम कहते हैं जिन्हें इन टर्म्स में, कि इन्फ्लेशन 10% है लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट आपको 8% दे रही है, तो आप तो 2% के लॉस पर हैं, आप कुछ नहीं कमा रहे हैं उससे। बिल्कुल। तो धीरज खोना काफी लाजमी है इस केस में। लेकिन क्योंकि इक्विटी लंबे समय में जरूर एक बेहतर रिटर्न देता है, ये 5 साल जरूर मुश्किल रहे हैं। इक्विटी की तरफ ही नहीं रहना, बल्कि डेट म्यूचुअल फंड्स को भी देखना और रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना। अगर उसमें लॉस हो रहा है तो उसका रीजन जानने की कोशिश करना कि ये लॉस क्यों है। क्या फंड मैनेजर इनएफिशिएंट था? क्या मैंने रिस्क अपनी एपेटाइट से ज्यादा ले लिया है? क्या अभी इतना समय ही नहीं हुआ है कि मैं इसमें से रिटर्न्स एक्सपेक्ट करूं? तो ये सब सवाल पूछना बहुत जरूरी है आई थिंक। जाहिर तौर पर तो आप ये कार्यक्रम मनी मंत्र अगर देख रहे हैं तो एक पेन और पेपर लेके तैयार हो जाए, क्योंकि अब गर्विता हमें बताने वाली है म्यूचुअल फंड के बेसिक से लेकर के हर वो तकनीकी चीज कि आप निवेश करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखें। आपने अगर अभी तक म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया है तो आप क्यों करें, और अगर आप कर चुके हैं और नुकसान अगर आपको हो रहा है तो कैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिटर्न मिल सके। गर्विता, सबसे पहले शुरुआत इस चीज से करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर कई तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड आता है, बैलेंस म्यूचुअल फंड आता है, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स आते हैं। इनको कैटेगराइज कैसे करते हैं, लेमन लैंग्वेज में रख सकें कि म्यूचुअल फंड्स किस प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? जी सबसे पहले समझ लेते हैं डिफरेंस इक्विटी और डेट का। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स केवल इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स केवल डेट में इन्वेस्ट करते हैं। बैलेंस म्यूचुअल फंड्स इक्विटी और डेट का एक कॉम्बिनेशन आपको देने की कोशिश करते हैं ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके। ये हो गई एक बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अगर आगे देखा जाए तो इक्विटी के बीच में ही डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड वो होगा जो अक्रॉस मार्केट कैप में इन्वेस्ट करेगा। तो लार्ज कैप में कुछ पोर्शन करेगा, मिड कैप में करेगा, स्मॉल कैप में करेगा। ये सिर्फ डिफरेंट लेवल ऑफ कंपनीज हैं कि उनके साइज के हिसाब से डिस्टिंग्विश हैं। सेक्टोरल फंड्स वो हैं जो केवल एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं या 2 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में ऐसा बूम चल रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत से फंड्स आए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है क्योंकि वो बहुत ही हाई वैल्यूएशंस पर आए थे। तो ये हो गए सेक्टोरल फंड्स। अगर इसी तरह से देखा जाए तो डेट में भी बहुत सी कैटेगरीज हैं। मंथली इनकम प्लान हो सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं कि जिनको एक मंथली इनकम जनरेट करनी है अपने कॉर्पस से। इसी तरह एसेट क्लास को लेकर के बहुत से डाइवर्सिफिकेशंस हो सकते हैं, सेक्टर को लेकर के डाइवर्सिफिकेशंस हो सकते हैं, और एक रिस्क एपेटाइट आपकी डिटरमिन करने के लिए भी म्यूचुअल फंड्स अलग अलग स्कीम लॉन्च करते हैं। जाहिर तौर पर तो हमारे फोन लाइन जो हॉटलाइन नंबर है आपके लिए खुल चुके हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने की आप सोच रहे हैं या किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में आप निवेश करने की सोच रहे हैं, मैं हॉटलाइन नंबर जो कि है 011-2309-7620 और 233-86682, ये हमारे नंबर्स हैं। आप इन पर कॉल करके डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं, या फिर जो भी उलझन है आपको उसे सुलझाने की हम कोशिश करते हैं। इस सेगमेंट के अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हैं और उसमें ये क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड और ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या नया आता है। तो एक तो होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। दूसरी चीज म्यूचुअल फंड में ये एक तो होता है कि डिविडेंड जिसमें आपको मिलता है, एक में आपका डिविडेंड वापस से रीइन्वेस्ट होता है, और एक केवल ग्रोथ होता है। ये क्या कुछ टेक्निकलिटीज है, अगर आप इसको एक सिंपल लैंग्वेज में रख सकें?
पहले ओपन और क्लोज म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं अरुण। तो ओपन म्यूचुअल फंड वो है जो कि ओपन टू सब्सक्रिप्शन रहेगा। तो अगर एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है लेकिन वो उसके बाद एक अमाउंट रेज करने के बाद भी वो ओपन रहता है कि आप उसमें किसी भी टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लोज म्यूचुअल फंड्स जनरली वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द मार्केट पे लॉन्च होते हैं। जैसे कि अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अपना एक वैल्यू फंड लॉन्च किया क्योंकि उन्होंने ये समझा कि इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का सही समय है। तो उसको क्लोज एंडेड फंड लिया कि हम यहाँ पर इतना ही कॉर्पस लेंगे, इसके बाद नहीं लेंगे। तो वो एक क्लोज म्यूचुअल फंड है। जब वो डेट खत्म हो गई है तो आप उसके बाद उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है गर्विता, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले एक कॉलर ले लेते हैं। पटना चलते हैं, पटना से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं।